दोस्तों इस मूवी में हमें सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपने पिताजी के साथ में कत्ल खाने में से जा रहा है। उस कत्ल खाने में जब भी वो कसाई किसी मुर्गी को या फिर किसी जानवर को काटता है तो वो लड़का काफ़ी गरीब तरीके से उन सब चीज़ों को देखता है। बाद में वो लड़का अपने पिताजी के साथ में घर आता है और वहाँ पर हमें एक अलग ही सच्चाई पता चलती है। दरअसल वह लड़का हर किसी जानवर को, मुर्गी के सिर को, मेंढक को कांच की बर्नियों में इकट्ठा करता रहता है और उन सब चीज़ों को अलग ही तरीके से देखता रहता है। उसके पिताजी एक दिन उसे ऐसे ही पकड़ लेते हैं और रस्सी से उसके हाथों को बांधकर उसको बेल्ट से मारते रहते हैं। साल दर साल ऐसे ही बीतते जाते हैं, बच्चा बड़ा होता है पर उसके पिताजी उसको ऐसे ही बेल्ट से हमेशा मारते रहते हैं। एक दिन जब उसके पिताजी शराब पी रहे होते हैं तो बच्चा पीछे से आता है और उसके पिताजी का गला रस्सी से घोंट देता है। उसके पिताजी की लाश को वो अपने घर के साइड वाले ही एरिया में गाड़ देता है और काफ़ी अजीबोगरीब तरीके का रिएक्शन वहाँ पे देता है। मूवी के अगले सीन में हमें एक डांस क्लास दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की एक लड़के को पसंद करती है और वो चाहती है कि उसके साथ में बातचीत करे, उसके साथ उसका मोबाइल नंबर भी ले ले। उसका मोबाइल नंबर मांगते वक्त उसकी अदर फ्रेंड्स वहाँ पर आती है और बताती है कि तुम्हारी छोटी बहन जो कि तुम्हारे साथ थी वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। मूवी में सीन आगे बढ़ता है और वो अपनी छोटी बहन को हर तरफ देखती है। सुबह से शाम हो जाती है पर उसकी छोटी बहन उसको कहीं पर भी नहीं दिखती। तो इन्हीं सब चीज़ों की जांच पड़ताल के लिए पुलिस ऑफिसर उनके घर पर आती है। इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी दी जाती है पुलिस ऑफिसर रितिका के ऊपर। हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि सब कलेक्टर के रिश्तेदार की वो बेटी थी और उसका केस अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए रितिका के हायर ऑफिसर उसको बोलते हैं। रितिका बोलती है कि मैं मेरे तरफ से पूरी तरीके से ट्राई करूँगी। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़के कुछ फुटबॉल में ग्राउंड में खेलते रहते हैं फुटबॉल के साथ में। तभी जब फुटबॉल एक अलग से एरिया में जाता है तो एक लड़का उसे उठाने के लिए जाता है तो नाले के उस पार उसे दिखता है कि एक छोटी सी लड़की की लाश पड़ी हुई है। ये सब चीज़ें आग की तरह से शहर में फैल जाती है और हर तरफ से लोग वहाँ पर आते हैं। न्यूज़ चैनल वाले भी वहाँ पर आते हैं, पुलिस भी वहाँ पर आती है और सभी लोग वहाँ पर देखते हैं कि लड़की को बुरी तरह से मारा गया है। मौका वारदात पर एसीपी रितिका भी पहुंचती है और उस लड़की की बॉडी को देखकर काफ़ी उसे बुरा लगता है। जिस तरह उस लड़की की लाश मिलती है उसके ही साइड में एक बड़े से एरिया में सारे शहर का कूड़ा कचरा फेंका हुआ रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्ची एक सब कलेक्टर के रिश्तेदार की बेटी थी। मूवी के अगले सीन में हमें पुलिस हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पुलिस कमिश्नर रितिका को बोलते हैं कि दिव्या दिवाकर यानी कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसका नाम दिव्या दिवाकर है, उसके केस में क्या प्रोग्रेस है। वहाँ पर रितिका बताती है कि देखिए हम उसी केस की जांच कर रहे हैं बट एक जगह पर एक पोस्टमार्टम करते वक्त एक डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट आया है क्योंकि उस लड़की की मौत भी इसी तरह से हुई है जैसे कि दिव्या की मौत हुई है। तो उस डॉक्टर ने भी हमें कुछ डीएनए के सैंपल वहाँ पर दिए हैं और उनका कहना है कि हो सकता है कि ये एक ही बंदा हो इसको भी मारने वाला। तब एक्चुअली यहाँ पर रितिका पुलिस ऑफिसर को बताती है कि उसको लगता है कि दोनों मर्डर के पीछे एक ही बंदे का हाथ हो सकता है और हमें उस बंदे को पकड़ना है। वहाँ पर पुलिस कमिश्नर रितिका को बताते हैं कि इस केस में सब कलेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी फैमिली यहाँ पर है, तो हम इस केस की जांच गुप्त तरीके से करनी होगी, मीडिया को इसकी बात पता ना चले। रितिका उनसे कहती है कि मैं मेरी तरफ से ट्राई करूँगी बट जिस तरीके से कनेक्शन हम लोग बना रहे हैं तो मीडिया के लिए भी ऐसा कनेक्शन बनाना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं होगी और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिन में हमें पता चले कि चारों तरफ हमारे शहर में सीरियल किलर घूम रहा है जो कि लड़कियों को मार रहा है। ऐसी न्यूज़ शहर के हर तरफ फैल सकती है। रितिका वहाँ पर पुलिस कमिश्नर को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के किसी पर्सन की डिमांड करती है। वहाँ पर पुलिस वाले बोलते हैं कि हमारे पास मैन पावर ज़्यादा नहीं है बट मैं एक पर्सन को आपको दे सकता हूँ जो होता है मेडिको लीगल एडवाइज़र सैमुअल जॉन कटुकरन। मूवी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक हायर पुलिस ऑफिसर की इंक्वायरी चल रही है। दरअसल उस पुलिस ऑफिसर पर उसकी पत्नी को मारने का इल्ज़ाम लगा हुआ है बट वो उसको कबूलता नहीं है। वो कहता है कि मेरे पत्नी को मैंने नहीं मारा है, किसी और ने मारा है मेरे ही सामने, और अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने मेरी पत्नी को मारा है तो तुम उस चीज़ को साबित करके दिखाओ। यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है मूवी के लीड एक्टर को यानी कि सैमुअल जॉन काटुकरन को। वो बहुत ही जल्द इस स्टोरी को सुलझा लेते हैं। दरअसल
उस हायर पुलिस ऑफिसर का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने एक अर्जी सबमिट की होती है जहां वो बोलता है कि मेरा एक हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ है, तो मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट आप नहीं कर सकते। सैमुअल वहां पर उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और बोलता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक चिप पहले से ही इंस्टॉल है जो कि लाई डिटेक्टर की तरह ही काम करेगी। तो हम लोग उस टाइम में जब आपकी पत्नी का मर्डर हुआ था, आपके हार्ट बीट्स कैसे चल रहे थे, सभी रेट्स को चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या आप एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर हो, या फिर आपके हार्ट बीट्स अगर आपकी पत्नी का मर्डर हो रहा है तो हाई होने चाहिए। तो वहाँ से हम लोग इसका पता लगा लेंगे। तभी इस केस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर कर सैमुअल बाहर निकलते हैं और उसको एक फ़ोन आता है हायर पुलिस ऑफिसर का। वो बोलते हैं कि तुम्हें एक अलग से केस पर अपॉइंट किया जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसकी हायर ऑफिसर होंगी रितिका, और उन लोगों की भी एक अलग सी स्टोरी होती है। दरअसल रितिका सैमुअल की भाभी होती है, उसके जुड़वा बच्चे भी होते हैं, बट रितिका अपने करियर को ज़्यादा डिमांड देती है, तो इसीलिए उसके भाई और रितिका की डिवोर्स हो चुकी है लगभग पिछले 6 साल पहले। अब सैमुअल घर आता है और अपने भाई को, अपने पिताजी को भी बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे एक नया केस मिला है जहां पर रितिका मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पे होंगी। मूवी के दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैमुअल जो कि एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको मिले हुए सभी चीज़ों की जांच वो करता है। और वहीं पर दूसरी तरफ रितिका भी अपनी टीम के साथ में इसी तरीके की इंक्वायरी कर रही है। अब मूवी में हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है शिखा, जिसको रितिका ही अपॉइंट करती है और उसका मेन उद्देश्य होता है सैमुअल पर नज़र रखना। यानी कि शिखा को एक जासूस के तौर पर अपॉइंट करती है। सैमुअल जहाँ भी जाता है शिखा उसके साथ में वहाँ पर चली जाती है। अब सैमुअल और शिखा डॉक्टर अल्फेंजो के क्लिनिक में जाते हैं। दरअसल वो जब डॉक्टर अल्फेंजो के क्लिनिक का दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर सैमुअल की भांजी होती है, यानी कि रितिका की बेटी। दरअसल सैमुअल की भांजी का भी एक छोटा सा एक केस डॉक्टर अल्फेंजो के पास में चल रहा है। वो अच्छा फ़ील नहीं करती है क्योंकि उसके पिताजी का और उसकी मम्मी का डिवोर्स हो चुका है, तो एक अलग अलग सी घुटन में रहती हुई होती है। तो उसका केस हैंडल कर रहे होते हैं डॉक्टर अल्फेंजो। इसीलिए सैमुअल की भांजी यानी कि रितिका की बेटी डॉक्टर अल्फेंजो के ऑफिस में उनके चेयर पर हमें दिखाई देती है। फिल्म आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि एक अम्यूज़मेंट पार्क में कुछ बच्चे स्विमिंग पूल में खेल रहे होते हैं। वहाँ पर एक लेडीज़ अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पर आती है। जब वो बच्ची ऊपर चढ़ती है और वहाँ से डाइव लगाने चाहती है तो वहाँ पर एक कोई तो सामने आ जाता है जो कि बच्ची का अपहरण कर लेता है। वहाँ पर उसकी बच्ची को ना पाकर वो लेडीज़ पुलिस ऑफिसर्स के पास जाती है और पुलिस ऑफिसर्स में इस सभी चीज़ों को लेकर एक मीटिंग ली जाती है, जहाँ पर डिस्कस होना है जो दिव्या दिवाकर जिसका मर्डर हुआ था उस केस के बारे में, और अभी जो लड़की किडनैप हुई है उस केस के बारे में। मीटिंग में सैमुअल लेट पहुंचता है, बट वहाँ पर देखकर जो भी स्लाइड्स वो देखता है पर्दे पर, उनको देखकर उसके दिमाग में डाउट आता है। वो उन सब चीज़ों को देखता है और पूछता है कि क्यों, अगर उसी के साइड में एक दीवार के बाजू में अगर बहुत बड़ा कचरे का, पूरे शहर का कचरा वहाँ पर है, तो उसने उस लड़की की डेड बॉडी को उस कचरे के अंदर क्यों नहीं फेंका, एक अच्छे वाले एरिया में क्यों फेंका। इसका मतलब हो सकता है कि 4-5 फुट लंबी जो दीवार है उसको वो पार नहीं कर पाया, और साथ ही साथ में उस छोटी बच्ची को छोटे से पैसेज से लेकर गया था, मतलब कि कोई छोटा 4 से 5 फुट का ही एक इंसान वो रहा होगा, और ज़्यादातर डाउट है कि ये कोई बच्चा ही होगा। तो ये सब चीज़ें देखकर रितिका को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हारी हॉलीवुड की फ़िल्मों की स्टोरी यहाँ पर मत मारो, और तुम केवल मेडिको लीगल एडवाइज़र हो, उतना काम करो, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। वहीं पर सैमुअल उसको बोलता है कि मैं कुछ हॉलीवुड की फ़िल्मों की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि हमारे इंडिया में भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। और वो वहाँ पर एग्ज़ाम्पल पेश करता है 8 साल के बच्चे ने किस तरीके से काफ़ी सारे लोगों का मर्डर किया और सीरियल किलर के तौर पर वो सामने आया। उसके बाद में अलग अलग देशों के एग्ज़ाम्पल्स भी वो देता है। वहाँ पर रितिका को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बेटी जो कि गुम हो चुकी है, उन सब चीज़ों का तंज ये मुझ पर कस रहा है। ये सब सुनने के बाद में शिखा सैमुअल को पूछती है कि रितिका और तुम पहले से एक दूसरे को जानते हो क्या। तब सैमुअल वहाँ पे अपनी जो हिस्ट्री है बैकएंड की वो शिखा को बताता है। वो बताता है कि शिखा
देखो, रितिका मेरी भाभी है और मेरे भैया में और रितिका में लगभग 7 साल पहले शादी हुई थी। उनकी 2 बेटियाँ भी थी जो कि जुड़वा थी। रितिका अपने जॉब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी और उसके केयरलेस की वजह से ही एक बेटी को उसने एक मेले में खो दिया था और तभी से उन दोनों के बीच में डिवोर्स हुआ और लगभग 6 सालों से हम लोगों के बीच में और रितिका के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। उनकी बातचीत चलती रहती है, तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला रिटायर्ड एसपी को लेकर आता है और वो बोलता है कि ये देखिए, इनका नाम है अब्दुल वहाब, इनके पास एक डीएनए का सैंपल है और ये चाहते हैं कि करंट जो केस चल रहा है उसके साथ में एक बार उस डीएनए के सैंपल को मैच कर लिया जाए। अब्दुल वहाब एक सीबीसीआईडी के रिटायर एसपी होते हैं और उन्होंने अपने टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व की होती है, बट कुछ केसेस होती है जो कि अनसॉल्व होती है और उनमें से ही एक डीएनए का सैंपल उनके पास होता है। उनको डाउट आता है कि आजकल जो हमारे सोसाइटी में मर्डर हो रहे हैं छोटी बच्चों के, हो सकता है कि मेरे पास जो डीएनए का सैंपल है वो इन सब मर्डर से या फिर सीरियल किलर से मैच हो जाए। तब अब्दुल वहाब सर बताते हैं कि मैंने जो सैंपल लाया है वो 2010 के आसपास में एक वर्मा कॉलोनी हुआ करती थी, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का मर्डर हुआ करता था। तो वो दरअसल केस मेरी लाइफ का लास्ट था, बट रितिका की लाइफ का फर्स्ट केस था। तो ये सब डीएनए का सैंपल्स वहाँ पे मैच किया जाता है, बट वो वहाँ पर मैच नहीं होता है। तब अब्दुल वहाब बताते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने उस बर्मा कॉलोनी में उस 2010 के टाइम में जो मर्डर हो रहे थे उनका पैटर्न सुलझाया था और हमने जाना था कि कहाँ पर अगला मर्डर होने वाला है और किस बच्ची का किडनैपिंग होने वाला है। पर ये सब होते टाइम में हमने एक ड्राइवर को अरेस्ट किया था, स्कूल वैन के ड्राइवर को, और एक बच्ची को छुड़ा लिया था। तब हमें लगा था कि वो ड्राइवर ही सीरियल किलर है और उसी को लेकर सभी न्यूज़पेपर और सभी टीवी चैनल्स में दिखाया गया था और उस ड्राइवर के ऊपर चाइल्ड मॉलेस्टेशन और सीरियल किलिंग का इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल में रख दिया गया था। बट उसको जेल में रखने के 2 महीने के भीतर ही एक और मर्डर हुआ था उस टाइम में, जो कि सेम टाइप का जैसे कि बर्मा कॉलोनी में हो रहे थे उसी टाइप से वो मर्डर हुआ था। तब हमें ध्यान में आ चुका था कि हमने एक बेगुनाह को जेल के अंदर डाला है, असली मुजरिम तो बाहर ही सोसाइटी में कहीं घूम रहा है। इस सब बातों का पछतावा कह लीजिए या फिर जेल से बाहर आने के बाद में जो ड्राइवर है स्कूल का वैन का ड्राइवर, उसको कहीं पे जॉब नहीं मिलती है तो अब्दुल वहाब सर अपने ही कार के ऊपर उसको एज ए ड्राइवर अपॉइंट कर लेते हैं। उस ड्राइवर का नाम होता है उमेद। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि पुलिस की टीम एक पार्टी के कार्यालय में जाती है। वहाँ पर एक कार्यकर्ता से वो पूछते हैं कि तुमने कल रात को क्या कुछ देखा था, वो एसीपी रितिका को ठीक तरीके से बताओ। दरअसल वो पार्टी का कार्यकर्ता बताता है कि मैंने कल रात को देखा था एक छोटा सा बच्चा रिक्शे में एक बच्ची की लाश को ले जाकर वहाँ पर कहीं पर फेंकने की कोशिश कर रहा है। वो बोलता है कि मैं उस बच्चे के चेहरे को भूल नहीं सकता हूँ। पुलिस की टीम उसके द्वारा बताए गए डिस्क्रिप्शन से उस बच्चे का स्केच बनवा लेती है और मीडिया में फैला देती है और हर जगह पर उस स्केच को फैला देती है। इसके बाद रितिका और सैमुअल को भी सॉरी कहती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी थ्योरी को ठुकरा दिया था, दरअसल तुम सही साबित हुए और इसके पीछे एक बच्चा ही सीरियल किलर